हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम द कूलम्स लॉ, फ्रॉम वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। तो ये मैंने डिस्कस किया था। अब उसी में आगे बढ़ते हैं कूलम्स लॉ पे ही। हमें ये पता चल गया कि अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं, चाहे वो सेम नेचर के हों या अपोजिट नेचर के हों, तो उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है। अब इसी पे आगे अगला टॉपिक आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस, और आप कह सकते हो फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में बेसिकली फोर्स ही लग रहा होगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ओके, तो इससे पहले सुपरपोजिशन आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 11th क्लास में वेव्स में, है ना। वो था दो वेव्स का सुपरपोजिशन, जिससे कि इंटरफेरेंस कह सकते हो, जिसकी वजह से नोड और एंटी नोड फॉर्म होते थे, है ना। तो आपने वेव चैप्टर में उसको पढ़ा होगा। यहाँ पे वो डिफरेंट है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल या फोर्सेस के लिए भी पढ़ा होगा। तो यहाँ देखो, अगर कोई दो चार्जेस स्पेस में रखे हुए हैं, ठीक है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये मान लो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पे जो लग रहा होगा फोर्स, कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रहा होगा, जिसकी कुछ वैल्यू होगी। मान लो इनके बीच की डिस्टेंस अगर x है, सेंट्रल डिस्टेंस, तो जो f लग रहा होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों चार्जेस अपोजिट चार्जेस हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि कहीं भी स्पेस में कोई दो चार्ज रखे हुए हैं, दो से ज्यादा चार्जेस रखे हो, कई चार्जेस हो सकते हैं, या मान लो तीसरा चार्ज यहाँ आ गया Q3 और ये पॉजिटिव नेचर का, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होगा, और इसके और इसके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो कि रिपल्सन होगा। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मान लो 10 न्यूटन है, एक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, उसकी वैल्यू पर इस थर्ड वाले चार्ज की प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट बिटवीन द देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड चार्ज और अनदर चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेस में भी देयर, है ना। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स पे तीसरे या 100 चार्ज यहाँ रखे हो, उनकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, इस पे लगने वाला नेट फोर्स हम निकालेंगे, वो वैल्यू अलग आएगी, बट दो इंडिविजुअल चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, तीसरे चौथे पांचवें छठे या कितने भी फोर्सेस हों, कितने भी चार्जेस हों, उनकी वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वन चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज बाय द n चार्जेस, ठीक है। किसी एक चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अदर कितने भी चार्जेस हों उन पे डिपेंड नहीं करता। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार जनरल बता देता हूं, जैसे यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लो इस चार्ज की वैल्यू मान लो Q0 है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ चार्ज रखा हुआ है Q2, यहाँ चार्ज रखा हुआ है Q3, यहाँ चार्ज रखा हुआ है Q4, यहाँ चार्ज रखा हुआ है, ऐसे करते करते Qn, ठीक है। यहाँ से इंडिविजुअल
डिस्टेंसेस दी गई हैं R1, R2 या R3, R2, R4, Rn। ठीक है, इस तरीके से इंडिविजुअल डिस्टेंस दी गई है बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, सेंट्रल डिस्टेंसेस दी गई है। तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, मान लो F1, मान लो ये प्लस का चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज, तो हमेशा हम इसे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इधर की तरफ फोर्स, इधर पे इधर की तरफ फोर्स, इससे इधर की तरफ फोर्स, इससे इधर की तरफ फोर्स, इससे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो जो इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स है, मान लो F1 है, उसकी वैल्यू अदर फोर्सेस, अदर चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्स की वजह से वेरी नहीं करेगी, चाहे ये हो स्पेस में या ना हो, इसकी वैल्यू जितनी आ रही होगी उतनी ही आएगी। समझ गए? यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अगर हमें नेट फोर्स निकालना हो, अगर हमें इसके लिए नेट फोर्स निकालना हो, तो हम सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लेते हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। अगर नेट फोर्स हमें निकालना हो किसी चार्ज पे, एक चार्ज सराउंडेड बाय n चार्जेस, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो वेक्टर सम ऑफ दी ऑल दी फोर्सेस एक्सर्टेड बाय दी चार्जेस। ओके, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो यहां पे जो चेंज होगा वो केवल और केवल नेट फोर्स चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड आएंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम भी हम डिस्कस करेंगे, बट एक जनरल न्यूमेरिकल ले लेते हैं, इसको रख करते हैं। मान लो कोई ऐसा हमने शेप लिया, ट्रायंगुलर शेप लिया ABC, ठीक है, इसकी हर साइड मान लो x है, तो कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल इक्वल होता है और 60 डिग्री के बराबर होता है, तो बड़ा होगा। मान लो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है +q, यहाँ चार्ज रखा हुआ है +q, और यहाँ चार्ज रखा हुआ है +q। और आपसे कहा जाए फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज, कोई सा भी ले लो B, ठीक है, नेट फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू A एंड ड्यू टू चार्ज एट A एंड C। ठीक है, हमें नेट फोर्स निकालना है B पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द चार्जेस एट A एंड C। ओके, तो देखो बेटा, मान लो ये एयर में रखा हुआ है, ओके, यहाँ पे हम निकालें तो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इधर लग रहा होगा, मान लो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ठीक है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा सेम चार्ज इधर लग रहा होगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू C। अगर हम वैल्यू निकालें F AB की या B A की, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, तो वो निकल कर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K भी लिख सकते हो, Q1 Q2, और यहाँ पे Q1 Q2 बराबर है, Q ही है, तो Q इंटू Q, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इधर लग रहा होगा ये along, ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते हो, फोर्स ऑन BA, तो along AB, AB के along लग रहा होगा इस तरफ, बाहर की तरफ। और अगर ऐसे ही निकालो फोर्स ऑन BC, फोर्स ऑन चार्ज B ड्यू टू C, तो वो भी यही वैल्यू आने वाली है, और ये किधर लग रहा होगा, along CB के along लग रहा है इस तरफ। क्लियर हुआ? तो अगर आप देखो तो ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, ये दोनों जो वैल्यू निकाली है बस केवल डायरेक्शन अलग है ना, मैग्नीट्यूड बराबर। ओके, तो इसको मान लो, इसका इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, चलो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब हमें दो फोर्सेस पता है, इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। मान लो कि FAB जो कि बराबर है FBC के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में नहीं बराबर है, डायरेक्शन में अलग अलग, और मान लो ये F है, ठीक है,
इनका मैग्नीट्यूड मान लो f है। तो इनका अगर हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने पढ़ रखा होगा कि अगर कोई दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो डायगोनल है जो उन दोनों साइड्स को ज्वाइन करने या उनके कॉमन वर्टेक्स से पास हो रहा होता है वही उनका रिजल्टेंट होता है। तो अब इन दो फोर्सेस का हम रिजल्टेंट अगर निकालें, ठीक है, नेट फोर्स निकालें, इसमें वही तो रिजल्टेंट होगा एफ आर जो कि नेट होगा, नेट फोर्स तो होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया एफ स्क्वायर, हमने इन दोनों का मैग्नीट्यूड f माना था, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 60 डिग्री 1/2 होता है। तो ये हो गया 3f स्क्वायर, तो ये हो गया f√3। यहाँ तक समझ में आया होगा, f स्क्वायर f स्क्वायर f स्क्वायर 3f स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेंगे बाहर आ जाएगा f√3 हो गया, समझ गए। तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा उसने ये पूछा, डायरेक्शन नहीं पूछा है। आइदर यू हैव टू कैलकुलेट डायरेक्शन आल्सो द फार्मूला tan अल्फा, इन डायरेक्शन पूछा नहीं है उसने। आपने वेक्टर पढ़ रखा होगा, वहां पे अल्फा इज द एंगल विद द रिजल्टेंट, है ना। तो अल्फा निकालने को नहीं कहा है, तो नेट फोर्स जो आएगा लगने वाला वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर √3, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा, ओके। चलिए और भी इस पे सवाल है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड अगला टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। रब करता हूं इसको मैं, हेडिंग लिखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पार्टिकल्स या 3 चार्जेस अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Equilibrium of 3 charges under electrostatic forces. Equilibrium of 3 charges under electrostatic force. देखो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, पहले तो इक्विलिब्रियम का मतलब समझेंगे। वो कंडीशन जहाँ पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, इक्विलिब्रियम उसी को कहते हैं, है ना। या मिनिमम एनर्जी कोई सिस्टम प्रोसेस करता है उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं, या टोटल फोर्सेस जितने लग रहे हैं उनका सबका सम 0 हो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम समझने से पहले आपको 2 चीजें समझनी होगी, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी पार्टिकल को, किसी भी बॉडी को आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो, जैसे सिंपल पेंडुलम 11th पढ़ा होगा, और डिस्प्लेस करने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पे ले आए जहां पे ये रुका हुआ था, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को, ऐसे सिस्टम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मींस ऑब्जेक्ट जहां पे था अगर हम वहां से उसको डिस्प्लेस करते हैं और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और अगर डिस्प्लेस करने पर वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आता है तो उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन से जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में था वहाँ से डिस्प्लेस करते हैं और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और अगर डिस्प्लेस करने पर कुछ ऐसा सिस्टम है कि डिस्प्लेस ही हो जाता है तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्प्रिंग
से कोई मास अटैच है, उसको आप खींचोगे, छोड़ोगे, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो वो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही अगर चार्ज, मान लो 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस लिखा हुआ है, 2 चार्जेस रखे हुए हैं, उसके बीच में हम कोई थर्ड चार्ज लेके आते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, या मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ये हम देखते हैं, है ना। अब देखो, किसी भी सिस्टम में चार्जेस के इक्विलिब्रियम होने की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस फॉर चार्जेस नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी इन इक्विलिब्रियम। कंडीशंस फॉर चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, all three charges must be कोलिनियर। पहली कंडीशन है कि वो चार्जेस जिनको आप कंसीडर कर रहे हैं वो कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। दूसरी कंडीशन, द चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ द सेम साइन। द चार्जेस, अभी क्यों, अभी हम प्रूव भी करेंगे, द चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ सेम साइन। चार्जेस जो हो वो एक साइन के ना हो, सेम साइन के ना हो, मतलब निगेटिव निगेटिव ना हो या पॉजिटिव पॉजिटिव ना हो, अपोजिट साइन होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, द चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में भी इक्वल ना हो, सेम साइन के भी ना हो। अब हम, मुझे मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप जानते हैं। फोर्थ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द इक्विलिब्रियम इन दिस सिचुएशन विल ऑलवेज बी अनस्टेबल। अगर ऐसी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, द इक्विलिब्रियम इन दिस सिचुएशन, अगर ऐसा नहीं है, must be unstable equilibrium, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। नोट कर लेंगे यहां तक, ठीक है। चलिए आगे, फोर्थ पॉइंट को हम आगे इन्हीं तीनों पॉइंट पे बेस्ड जो चौथा पॉइंट है उसको जरा हम लोग एनालाइज करते हैं। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हेडिंग लिखिए, व्हेन मिडिल चार्ज इज ऑफ सेम साइन। व्हेन, 3 चार्जेस हमने लिए, व्हेन मिडिल चार्ज इज ऑफ सेम साइन, ठीक है। हमने एक चार्ज लिया, दूसरा चार्ज लिया, ठीक है, और तीसरा चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो x है, और तीसरा चार्ज हमने मिडिल मींस इनके बीच में रखा है x/2 पे, और मान लो सेम साइन भी का चार्ज ले लिया, ठीक है, क्लियर है। इस केस में देखो 2 कंडीशन है। अगर हम चार्ज को, ये नोट कर लेंगे पहले हेडिंग, फिर मैं इसको रब कर दे रहा हूं, नोट कर लिया हो। देखो, अगर हम चार्ज को इसके बाइसेक्टर के अलाउंग डिस्प्लेस करते हैं, जो इसको 2 भाग में बांटता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसके अलाउंग डिस्प्लेस करते हैं। मान लो चार्ज को इधर ले गए, यहाँ पे, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है। ये चार्ज को हमने इधर डिस्प्लेस कराया, Q0 यहाँ पहुंच गया, ओके। सपोज करो कि ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा था वो थीटा है, ठीक है। एक फोर्स इधर लग रहा है, F1 मान लो, इसकी वजह से, भाई तो सेम चार्ज है तो रिपल्सिव होगा, ये भी प्लस था तो ये रिपल्सिव होगा। इधर मान लो F2 लग रहा है, ओके, ठीक है। अब इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा F1 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा F1 sin थीटा। ऐसे इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा F2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा F2 sin थीटा।
अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये सेम मैग्नीट्यूड के थे तो F1 F2 बराबर होगा, इक्वल डिस्टेंस पे है ना, मिडिल पॉइंट से बाइसेक्टर वाली लाइन पे, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आपके डिस्प्लेस करने पर कोई सा भी फोर्स, इधर जो लगने वाला नेट फोर्स है, अगर F1 F2 बराबर है तो 2F cos थीटा है, ये इसको मीन पोजीशन की तरफ ला ही नहीं रहा है, मींस इधर लगने वाला फोर्स इसको ऊपर और डिस्प्लेस करेगा। क्लियर? तो अपनी मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करने पर ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे नहीं आएगा। तो अगर ये कंडीशन है तो इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि इसमें क्यों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? क्योंकि इनिशियल स्टेज इज नॉट अचीव्ड आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज को डिस्प्लेस करने पर इनिशियल स्टेज वापस अचीव नहीं हो पा रही है, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है यहां तक? ओके, नोट कर लिया होगा। देखिए अब इसी केस में, अगर इसी केस में यहां पर दिख रहा है, यहां डॉट दिख रहा है, हाँ ओके, यहाँ पे मान लो यही पहला केस हो गया, मान लो ये दूसरा केस हम लेते हैं। यहाँ पे ये चार्ज प्लस Q1 रखा हुआ था और यहाँ ये चार्ज प्लस Q2 रखा हुआ था, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो x थी, है ना। तो बेटा यहाँ पे अगर मिडिल पे कोई चार्ज Q0 लाया गया जो कि पॉजिटिव है, ओके, हमने अलोंग द बाइसेक्टर डिस्प्लेस किया तो हमने देखा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरे केस में हम बाइसेक्टर के अलोंग ना एक्सिस के अलोंग ही डिस्प्लेस करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। जब हम इसको इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये सेम चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। क्लियर है? तो इसको मीन पोजीशन से हटाने पर इधर फोर्स लगेगा, चाहे इधर ले जाओ तब भी उधर की तरफ लगेगा। मतलब यही रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो ये अपनी पोजीशन को क्या कर लेगा? रिगेन कर लेगा। मतलब अगर तीन सेम चार्जेस हैं तो एक्सिस के अलोंग, हाँ, एक्सिस के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ओके, और बाइसेक्टर के अलोंग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है यहां तक बात? चलिए दूसरा केस देखते हैं। एक अगर हम दोनों चार्जेस पॉजिटिव लेते हैं और इन बिटवीन निगेटिव चार्ज लेके आते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा यहां तक। इस पे सवाल बनते हैं, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, है ना, उस पे सुपरपोजिशन के बेसिस पे नेट फोर्स निकालना, या फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा तीसरा चार्ज कहाँ रखें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाए या स्टेबल इक्विलिब्रियम रहे। अब देखो दूसरा केस लिया हमने, ठीक है, हमने क्या किया, एक चार्ज लिया पॉजिटिव Q1 और दूसरा भी चार्ज लिया पॉजिटिव Q2, ठीक है, मान लो सेम मैग्नीट्यूड के भी ले सकते हो, और इनकी ये लाइन हो गई सेंट्रल लाइन, और इसका मिड पॉइंट हो गया, मान लो ये R डिस्टेंस या X डिस्टेंस या A डिस्टेंस जो भी मानना है, इसके मिड पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा जो था माइनस का Q2, ठीक है, Q2 तो उधर ले चुके हैं Q0। अब फिर से वही पहला केस लेते हैं, इसमें इसको इक्वेटोरियल लाइन की तरफ हम इसको डिस्प्लेस करते हैं चार्ज को, मान लो यहाँ ले गए, ठीक है, यहाँ से जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी एक फोर्स इधर लगेगा F1, यहाँ से एक फोर्स इधर लगेगा F2, ओके, ठीक है। अगर इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर मान लो ये Q1 Q2 आपस में बराबर है, तो F1 F2 भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे ये चार्ज Q0 पहुंच गया है। अब अगर ध्यान से देखो, सॉरी ये जरा यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा, तो पहला वाला ही केस बन गया, इसको रख देते हैं, ठीक है। देखो ये चार्ज डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुंचा, सपोज करिए। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है ये निगेटिव चार्ज है, तो ये इधर इसकी तरफ क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको, मान लो F4 से, और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा मान लो F4 से। मान लो ये एंगल थीटा है, ओके, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा
वो क्या होगा एफ कॉस थीटा, थीटा के साथ कॉस आता है, एक कंपोनेंट क्या आएगा, ये क्या होगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ एफ साइन थीटा। ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब यहाँ देखो जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स कितना है 2f cos थीटा, जो इसको किधर लाने की टेंडेंसी रख रहा है मीन पोजीशन की तरफ। तो अगर दो सेम चार्जेस हैं नेचर में और कोई तीसरा अपोजिट चार्ज रखते हैं बीच में, तो अगर उसको इक्वेटोरियल लाइन की तरफ सॉरी बाइसेक्टर लाइन की तरफ हम डिस्प्लेस करते हैं, तो अभी हम इक्वेटोरियल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाएंगे तब वर्ड यूज करेंगे। तो इस लाइन की तरफ जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं बाइसेक्टर लाइन, वाई एक्सिस कह सकते हो, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आने की टेंडेंसी रखता है, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसे ही केस दूसरा, ये चार्ज वही सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तीसरा एक टेस्ट चार्ज है या तीसरा कोई चार्ज है इसके बीच में रखा गया जो कि अपोजिट नेचर का है। अब देखो इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अगर इसको इधर डिस्प्लेस करते हो चार्ज को, तो नेट लगने वाला जो फोर्स होगा जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो भी इधर ही लगेगा क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, तो ये वापस अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाएगा, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे था स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से देख लो, इसको अगर आप इस टेस्ट चार्ज को इधर डिस्प्लेस करते हो तो यहाँ पे प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेगा, क्या वापस जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे वो सेंटर पोजीशन थी जहाँ पे लगने वाला नेट फोर्स 0 था। अगर हम यहाँ से इसको इधर डिस्प्लेस करते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम हुआ वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, अभी आने वाली क्लास में हम रिलेटिव परमिटिविटी और इस पे बेस्ड 3-4 सवाल करवाएंगे। आज का ये जो टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।